हेलो नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग लाए हुए हैं प्रीवियस ईयर का, प्राचीन भारत का इतिहास का प्रीवियस ईयर का। अभी तक में बीपीएससी में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया किससे, प्राचीन भारत को लेकर के, ठीक है, जितना भी क्वेश्चन पूछा गया 2022 तक का, उस सभी के सभी एक ही वीडियो में हम कलेक्शन कर दिए। ठीक है, आई होप ये आपको पसंद आएगा। तो पसंद आएगा तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, फॉर अवर स्टडी पॉइंट को। ठीक है, चलिए बिना बात की देर किए हम लोग करते हैं वीडियो को शुरू। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो तो थोड़ी सी आप एडजस्ट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रथम बौद्ध महासभा, क्या बोल रहा है? प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? ये 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, बीपीएससी में। तो कहाँ पे आयोजित हुई थी? तो राजगिरी में। प्रथम बौद्ध महासभा राजगिरी में। कितने ईस्वी में हुआ था ये भी पता करना आपको पता। तो 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात तो बौद्ध महासभा कितनी बार हुई है? तो 4 बार हुई है। ठीक है, प्रथम कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध महासभा हुई थी कहाँ पे? तो राजगिरी में हुई थी। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया। दूसरी सेकंड भी, सेकंड कहाँ पे हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। ठीक है, सेकंड वैशाली में हुआ था 383 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, और थर्ड कहाँ पे हुआ था? तो पाटलिपुत्रा में हुआ था। थर्ड पाटलिपुत्रा में, ये थर्ड पाटलिपुत्रा में हुआ था। कितना? 251 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखिए। और चौथा कहाँ हुआ था? तो कश्मीर में हुआ था। ठीक है, तो ईस्वी के प्रथम शताब्दी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? क्वेश्चन पूछ रहा है, बड़े भाई की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी, तो किसने किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। ऑप्शन सी हो गया। ये तो पता चल गया। एक अब श्रीगुप्त कौन है? श्रीगुप्त है फाउंडर है, मतलब गुप्ता डायनेस्टी के संस्थापक थे। कौन? श्रीगुप्त, ये पता। एक क्वेश्चन आता है बड़े भाई की जगह लिख देता है पिता की हत्या करके किसने सत्ता हटाई थी? तो किसने? रामगुप्त ने। गुप्त डायनेस्टी में एक रामगुप्त था, इन्होंने पिता की हत्या करके सत्ता को काबिज किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्धन राजवंश की स्थापना, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। जितना भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये 2022 में पूछा गया। तो वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यभूति ने की थी। किसने किया था? पुष्यभूति ने। ठीक है, और ये इसी को वर्धन राजवंश को ही हम लोग बोलते हैं पुष्यभूति राजवंश, हर्ष का साम्राज्य। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। पुष्यभूति ने 6वीं से 7वीं शताब्दी तक इन्होंने शासन किया था। कौन? वर्धन राजवंश ने। ठीक है, चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या? तो क्वेश्चन पूछ रहा सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या? बीपीएससी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी क्या थी? तो पक्की ईंट से बनी इमारत। ठीक है, आपको ही पता हो, पक्की ईंट से बनी इमारत इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। तो कहाँ से प्राप्त हुए? तो कहाँ से प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए, इस चीज़ों को दिमाग में रखना। ये मेहरगढ़ है कहाँ? भी प्रेजेंट में पाकिस्तान में। पाकिस्तान के कहाँ? बलूचिस्तान में। ठीक है, और अभी आजकल जो नवीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो ये कृषि के साक्ष्य मिले लहुरा देव से। क्वेश्चन पूछ सकता है कहाँ से? लहुरा देव, जो कि कहाँ पे? यूपी में। ठीक है, अभी नवीनतम साक्ष्य प्राचीन कृषि साक्ष्य को लेकर के अभी जो प्रेजेंट में प्राप्त हुआ है लहुरा देव में प्राप्त हुआ नया नया। ठीक है, ये यूपी में है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग, क्या बोल रहा है? कैल्कोलिथिक, ये लिथिक चला गया गलती। कैल्कोलिथिक युग किसको बोला जाता है? तो कैल्कोलिथिक युग भी किसके कहा जाता है? तो किसको बोलते हैं? ताम्रपाषाण युग को। किसको? ताम्रपाषाण युग को। ऑप्शन सी। अब ताम्रपाषाण युग को याद रखिएगा। ताम्र बोले तो तांबा, तांबा के साथ पत्थर का औजार का जब इस्तेमाल हुआ करता था, समझे बात को, तो उसको ताम्रपाषाण युग बोलते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ताम्रपाषाण युग, तांबा प्लस पत्थर, कुछ भी डाल सकता है क्वेश्चन में, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? तो किस रंग का उपयोग होता था? बीपीएससी 1995 में पूछा गया। तो किस रंग का? तो लाल रंग का उपयोग होता था। ऑप्शन ए। अब देखिए लाल रंग इसके साथ साथ जान लीजिए, तो बर्तन होते थे हड़प्पा कालीन में तो 2 टाइप का बर्तन, एक डिजाइन वाला बर्तन होता था, एक बिना डिजाइन का। ठीक है, डिजाइन वाले बर्तन को बोलते थे चित्रित मृदभांड बोलते थे। क्या बोलते थे? मृदभांड। एक होता था बिना डिजाइन वाला। चित्रित मृदभांड में क्या होता था? 2 कलर का इस्तेमाल होता था, एक लाल रंग का, एक काला रंग का। ठीक है, काले रंग की। ठीक है, लाल रंग को क्या करता था? बर्तन के ऊपरी भाग में लगाया जाता था, और काले को बर्तन के निचले पैंदे वाले भाग में, पैंदी नीचे वाले पार्ट में। ठीक है, तो ये लगाया जाता था। ऑप्शन में लाल है तो ऑप्शन लाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु घाटी सभ्यता किस युग में पड़ता है?
तो सिंधु घाटी सभ्यता किस में पड़ता है? तो आदि ऐतिहासिक काल में। किस में? आदि, ऑप्शन डी। अब सबसे पहली बात तो आदि ऐतिहासिक काल होता है क्या? जहाँ लेखन कला तो मौजूद है, लेखन कला मौजूद है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? पढ़ नहीं पाते, ठीक है, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए, तो उसको बोलते हैं आदि ऐतिहासिक काल, ठीक है। प्राग, एक ऑप्शन में प्राग ऐतिहासिक काल, इसमें क्या होता है? लेखन कला के ज्ञान से पहले की बात करता है। तो जब लेखन कला आविष्कार हुआ भी नहीं था तब की बात करता है, तो उसको प्राग ऐतिहासिक काल बोलते हैं। आदि ऐतिहासिक काल, लेखन कला मौजूद है लेकिन उसको हम पढ़ नहीं पा रहे, तो ऑप्शन डी हो गया, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या? आदि ऐतिहासिक काल है, उस समय के लेखन कला को हम लोग पढ़ नहीं पाए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह है? हड़प्पा का बंदरगाह है, देखिए 2011 में, मतलब हर क्वेश्चन बीपीएससी का पूछा हुआ, एक भी क्वेश्चन नहीं है जो बाहर, सबके सब बीपीएससी से पूछा हुआ। तो क्वेश्चन क्या है? कौन सा है? हड़प्पा का बंदरगाह। हड़प्पा का कौन सा बंदरगाह? तो इसमें से कौन सा बंदरगाह है हड़प्पा का? तो लोथल। कौन सा? लोथल। लोथल है ऑप्शन बी, लोथल। लोथल हड़प्पा का बंदरगाह। लोथल है कहाँ पे एक्चुअल में? अभी प्रेजेंट में तो गुजरात में पाया जाता है, ठीक है, गुजरात में है लोथल, ठीक है। और ये भोगवा नदी के तट पे, कहाँ पे? भोगवा नदी के। क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपको जितना हो सके हम बताते चल रहे हैं, ठीक है। चलिए, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ? 2016 में पूछा गया है, ठीक है। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बनवाली से। क्या? बनवाली से, ऑप्शन बी। बनवाली है कहाँ पे? ये हरियाणा में, ठीक है। कहाँ पे? हरियाणा में। तो ये चीज़ किया जाता है। लोथल आपको पता ही पूछ चुके हैं, गुजरात में है, ठीक है। और दूसरा कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में है। क्वेश्चन पूछता है इसलिए आपको हम बताते चलते हैं, बहुत बार पूछ देता है कालीबंगा किस राज्य से जुड़ा हुआ या किस राज्य से बिलोंग करता है? लोथल गुजरात से, ठीक है। तो ये 6 धौलावीरा, धौलावीरा कहाँ? ये भी गुजरात के कच्छ में, ठीक है। तो ये चीज़ को याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले? तो जूते हुए खेतों के निशान तो कहाँ पे प्राप्त हुआ है? तो जूते हुए खेतों के निशान कालीबंगा में प्राप्त हुआ, ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये कालीबंगा कहाँ? घग्गर नदी के किनारे, ठीक है, राजस्थान में, ठीक है, ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपको, ठीक है। ये चीज़ है। धौलावीरा कहाँ पे है? ये गुजरात में, ठीक है। और यहाँ पे धौलावीरा में 10 चिन्ह वाले शिलालेख की प्राप्ति हुई है, ठीक है। मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? सिंध में। सिंध कहाँ पे है? पाकिस्तान में, याद रखिएगा, ठीक है, सिंध पाकिस्तान में। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। ये बंदरगाह था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो ये 2015 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है बीपीएससी में। तो कौन नहीं थे? वीए स्मिथ नहीं थे, ठीक है। आरडी बनर्जी साहब थे, ठीक है, इसका पूरा नाम राखलदास बनर्जी, आप सुनते हो, मोहनजोदड़ो की खुदाई में ये थे। के एन दीक्षित ये भी क्या थे? तो ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से जुड़े हुए थे। एम एस वत्स माधव स्वरूप वत्स, ठीक है, ये 1933-34 ईस्वी में ये इस चीज़ की हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से जुड़े हुए थे। लेकिन वी स्मिथ नहीं थे। वी स्मिथ ये भारतीय कला इतिहासकार है। क्या है? भारतीय कला इतिहासकार। तो ऑप्शन डी हो गया। बोगज कोई, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि, किस लिए है? तो बोगज कोई का महत्व किस लिए? तो क्या है? वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है। तो ऑप्शन ए, याद रखिए, वहाँ अभिलेख प्राप्त हुए जिसमें वैदिक देवी देवताओं का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, क्या क्वेश्चन बोल रहा है? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? 1997-98 में जो बीपीएससी था उसमें क्वेश्चन पूछा गया। तो 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो कौन? पड़ोसनी नदी, ऑप्शन डी, ठीक है। पड़ोसनी नदी को ही क्या बोलते हैं? रावी नदी, ठीक है, याद रखिएगा। 10 राजयुग भी बोलते हैं, 10 राजाओं को युद्ध को 10 राग, ठीक है, 10 राग युद्ध बोला जाता है इसको, ठीक है, 10 राज युद्ध, ठीक है। सुदास ने जीता था। किसने? सुदास ने। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा दिमाग में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो पूर्णतः सोम को समर्पित ऋग्वेद का कौन सा मंडल है? तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को? तो 9वां मंडल। कौन सा? 9वां मंडल, ठीक है, 9वां मंडल। अब यह था कि ये सोमरस से संबंधित है। किससे? सोमरस। इसमें 9वां मंडल में 114 मंत्र, ठीक है, 114 मंत्र। इन चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। सोमरस का वर्णन है इसमें, ठीक है। अब देखिए बाकी 7वां मंडल, पहली बात तो ऋग्वेद जो है ना 10 मंडल है इसमें। टोटल कितने मंडल है? 10 मंडल। इन चीज़ों को दिमाग में रखना। उसमें से 7वां मंडल किस चीज़ को? तो ये 10 राग युग को, 10 युद्ध के बारे में अभी जो बताएं, 10 राग युद्ध का वर्णन मिलता है 7वां मंडल में, ठीक है। 8वां मंडल में क्या मिलता है? तो कर्ण अंगिरस मिलता है। और 10वां मंडल में क्या मिलता है? 10वां मंडल में आपको मिलता है वर्ण व्यवस्था। 4 वर्ण के बारे में पढ़ते हो ना, तो वर्ण व्यवस्था 10वां मंडल मिलता है। तो आंसर इसका क्यों? सोम किसको समर्पित है? तो 9वां मंडल, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद संहिता का क्या पूछ रहा है? ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो 9वां मंडल यहाँ पे आप पूछ रहा है, ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो सोम और इस पेय पर नामांकित देवता पर, ऑप्शन डी,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो पूछ रहा है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, तो किस पुस्तक में मिलता है गायत्री मंत्र? तो ऋग्वेद में मिलता है। तो इन चीज़ों को याद रखें। ऋग्वेद क्या है? तृतीय मंडल में। कितने में? तृतीय मंडल में। आपको ऑलरेडी बता, तृतीय मंडल में, ठीक है। और ये गायत्री मंत्र लिखा किसने था? तो क्वेश्चन पूछता है तो किसने लिखा था? विश्वामित्र ने लिखा था। इन चीज़ों को भी थोड़ा दिमाग में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो किसने किया था परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन? तो वैशेषिक ने किया था, ऑप्शन डी, ठीक है। ये महर्षि कनाद ने लिखे थे। कौन? महर्षि कनाद। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, महर्षि कनाद। और योग किसके द्वारा? पतंजलि के द्वारा दर्शन है, योग दर्शन पतंजलि द्वारा। सांख्य किसके द्वारा? कपिल मुनि के द्वारा, ठीक है। सांख्य कपिल मुनि है। न्याय किसके द्वारा? ऋषि अक्षपाद गौतम। न्याय सीधा याद रखिए, गौतम ऋषि के द्वारा, ठीक है। योग पतंजलि के द्वारा, ठीक है। और सांख्य दर्शन किसके? कपिल मुनि के द्वारा, ठीक है। आपको आंसर मिल गया, वैशेषिक महर्षि कनाद परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ कब? तो देखिए बहुत बार पूछा चुका है, 1997, 2005, 2011, बहुत बार बीपीएससी में पूछा। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ कहाँ पे था? तो कहाँ पे हुआ था? कुंडल ग्राम में हुआ था, ऑप्शन ए, ठीक है। याद रखिए 599 ईस्वी पूर्व में। कब? 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ठीक है। तो कहाँ पे? वैशाली में। कुंडल ग्राम है कहाँ पे? ये वैशाली बिहार में, ठीक है। जब ऑप्शन में देखिए यहाँ पे वैशाली भी दे रखा है, लेकिन यदि आपको कुंडल ग्राम दे रखा तो कुंडल ग्राम मारेंगे, यदि कुंडल ग्राम नहीं रहेगा तब आप वैशाली मार, ठीक है। कब? 599 ईस्वी पूर्व में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर जैन, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? 2001-2 में पूछा गया है, ठीक है। महावीर जैन की मृत्यु कब हुई थी? तो किस नगर में हुई थी पूछ रहा है। तो किस नगर में हुई थी? तो पावापुरी में हुआ था, सॉरी कहाँ पे? पावापुरी, ऑप्शन सी, पावापुरी में हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा कब हुआ था मृत्यु? 527 ईस्वी पूर्व में। कब? 527 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ को दिमाग में रखना, मृत्यु 527 ईस्वी पूर्व में। जन्म कब हुआ था? आपको पहले बता चुके, 599 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। इन चीज़ों को थोड़ा दिमाग में रखना। 72 वर्ष की आयु में मौत हो गई थी। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, आप पूछ रहा है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली था, ऑप्शन ए, जमाली। अब ये क्या था? भगवान महावीर की पत्नी का नाम सबसे पहली बात कौन था? क्वेश्चन पूछता है तो यशोदा, ठीक है। तो उनसे एक बेटी हुई, तो उसका नाम क्या था? प्रियदर्शना। क्या नाम था? प्रियदर्शना, ठीक है। और इनके पति थे कौन? जमाली। जमाली इनके पति थे, तो समझे। जमाली प्रथम कहते हैं, जमाली तो प्रथम शिष्य थे और पति भी थे के भगवान महावीर के पुत्री प्रियदर्शना के, ठीक है। चलिए पति भी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता? सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ बोला है तो कौन कहलाता है? तो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ बोला था 14 पूर्व, ठीक है। कौन सा? 14 पूर्व। इन चीज़ों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो किस स्थान पर दिया था धर्मचक्र परिवर्तन? तो सारनाथ में दिया था, ठीक है। सारनाथ में जब पहली बार इन्होंने अपनी क्या बोलते हैं ज्ञान दिए थे, दीक्षा देते, तो उसको धर्मचक्र परिवर्तन बोलेगा। कहाँ पे? तो सारनाथ में। लुम्बिनी ऑप्शन में, तो लुम्बिनी में क्या हुआ? लुम्बिनी नेपाल में, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, महात्मा बुद्ध का क्या क्वेश्चन है? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? 2 बार पूछा जा चुका, 2005 और 2011। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का परिनिर्माण हुआ था कुशीनगर में। कहाँ पे? कुशीनगर में, ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। लुम्बिनी दे रखा, लुम्बिनी में जन्म हुआ था, तो याद रखिएगा 563 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ठीक है। बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। इन चीज़ों को याद रखें। कपिल वस्तु में, ये कपिल वस्तु है जहाँ धर्म प्रचार भी किए थे, ठीक है ना, धर्म प्रचार किए थे। चलिए त्रिपिटक किस की धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक जो है ना किसकी धार्मिक पुस्तक है? 2017 के बीपीएससी में पूछा जा चुका है। तो त्रिपिटक किसकी? तो बौद्धों की, ठीक है, बौद्ध धर्म के। त्रिपिटक में 3 पुस्तक आती है, याद रखिए, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखें, विनय पिटक, ठीक है। विनय पिटक इसमें संघ के नियम की बात करता है। दूसरा कौन सा? सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में किसकी बात करता है? बुद्ध के वचन, क्या बुद्ध ने जिन्होंने बोला है क्या बात। अभिधम, तीसरा कौन सा? अभिधम पिटक, ठीक है। अभिधम पिटक दार्शनिक की बात करता है, ठीक है, दर्शन की बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया किससे संबंधित है? 2020 में क्वेश्चन पूछा है। सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया, त्रिरत्न जिसको बोलते हैं, किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है ये? तो जैन धर्म से संबंधित, ऑप्शन सी, ठीक है, याद रखिएगा।
इसी को बोलते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है बोल रहा है, मतलब एक जैसा बात नहीं है। तो किस बात को लेकर के समानता नहीं है दोनों में? आत्मदमन को लेकर के। ठीक है, ऑप्शन सी। जैन धर्म में क्या बोलते हैं, मोक्ष के लिए क्या करते हैं जैन धर्म में? मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या और शरीर त्याग आवश्यक है, लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं बोला जाता। ठीक है, ठीक है, कठोर साधना जरूर है, लेकिन किस चीज़ में क्या बोलते हैं, शरीर त्याग को लेकर के काया क्लेश में विश्वास नहीं करते हैं। कौन? बौद्ध धर्म। तो इस चीज़ में आत्मदमन में दोनों की समानता नहीं है, ऑप्शन सी। बौद्ध ज्ञान में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का? ये क्वेश्चन किस पीढ़ी का है? ये क्वेश्चन काफ़ी अपने ही टाइप के, जब ये पूछा गया था 2008 में, ठीक है, तो काफ़ी विवादास्पद रहा था। ठीक है, तो बिहार सरकार के हिसाब से इसमें था पंचम। ठीक है, बिहार सरकार के हिसाब से पंचम था, लेकिन अलग अलग तथ्य के हिसाब से ये छठी पीढ़ी का बोला जाता है। समझे बात को? तो ये याद रखिएगा। सबसे पहली बात तो भगवान बुद्ध ने जब पहली बार क्या बोलते ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो उस वृक्ष को काट दिया था कौन? शशांक ने कटवा दिया था। ठीक है, तो 2 बार अशोक ने 2 बार वृक्ष को लगवाया था। ठीक है, एक बार पुष्यमित्र शुंग ने लगवाया था, एक बार पूर्व वर्मा ने लगवाया था, एक कनिंघम ने लगवाया था। इस तरीके से देखिए तो छठा होता, लेकिन बिहार सरकार के हिसाब से पंचम था। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए छठा होगा या पंचम, लेकिन बिहार सरकार ने इसको मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बराबर की गुफाओं का उपयोग, क्या बोल रहा है? बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो किसने किया था आश्रय गृह? तो आजीविकों ने किया था, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोसाल। कौन थे? मखली गोसाल, ऑप्शन सी। ठीक है, आजीवक, इसी को बोलते हैं नियतिवाद। क्या बोलते हैं? नियतिवाद बोलते हैं। नियतिवाद मतलब किस्मत में जो लिखा हुआ है उस पर, उसके संस्थापक थे कौन? आजीवक संप्रदाय। कौन? मखली गोसाल। चलिए, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे 2008 में बीपीएससी में पूछा जा चुका है। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन थे। ठीक है, ऑप्शन ए। और उदयन किस वंश का था? तो याद रखिएगा हर्यक वंश का। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को, तो हर्यक वंश का था। और दूसरी बात इस चीज़ को याद, इसको पितृहंता भी बोलते हैं। बौद्ध ग्रंथ में उदयन को पितृहंता बोलते हैं, जबकि जैन ग्रंथ में पितृभक्त बोलते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, डबल क्वेश्चन है यहाँ पे। बौद्ध धर्म में उदयन को बोला जाता है क्या चीज़? पितृहंता। ठीक है, पितृहंता, पिता की हत्या करने वाला। जबकि जैन ग्रंथ में बोला जाता है इसको क्या चीज़? इसको बोलता है पितृभक्त बोलते हैं इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इस चीज़ को बता दी। अशोक पता ही है आप कौन से वंश का था? ठीक है, मौर्य वंश का था। ठीक है, बिंबिसार ये हर्यक वंश का था। ठीक है, बाकी महापादुना नंद वंश का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो किसके द्वारा किया गया था? ये तो क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है। किसके द्वारा? तो उदयन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी, उदयन के द्वारा। ठीक है, कालाशोक ने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी, याद रखिएगा। कनिष्क किस वंश से? कालाशोक शिशुनाग वंश से जो है। कनिष्क किस वंश से? तो कुषाण वंश से। ठीक है, और ठीक है, अजातशत्रु भी कौन सा? हर्यक वंश से था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? पाटलिपुत्र किसने बसाया था? तो आपको पता है पाटलिपुत्र किसने बसाया था? उदयन ने बसाया था। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इस चीज़ को दिमाग में रखना। ठीक है, राजगिरी से ले गया था। पहले क्या था? राजगिरी थी इसकी राजधानी। पाटलिपुत्र बसा करके राजगिरी से कहाँ लेके चला गया? पाटलिपुत्र लेके चला गया। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो किसके द्वारा स्थापित किया था? तो लिच्छवियों के द्वारा। किसके द्वारा? ऑप्शन डी, लिच्छवियों के द्वारा। तो याद रखिएगा विश्व का पहला गणतंत्र कौन था? यहाँ से भी क्वेश्चन बन गया, वैशाली था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी पूछ रहा कौन सी थी? तो प्रारंभिक राजधानी तो कौन सी? राजगिरी थी। ठीक है, तो याद रखिएगा राजगिरी थी। प्रारंभिक पूछा, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र भी रहा है, लेकिन प्रारंभिक राजधानी पूछा तो राजगिरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु के वंश का नाम था, तो क्या था? अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो हर्यक वंश का था अजातशत्रु। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इन चीज़ों को, ये मौर्य वंश का कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। आपको पता है नंद वंश का महापाद, गुप्त वंश का श्रीगुप्त। ठीक है, तो बाकी आपको पता ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने। सेंड्रोकोटस के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो विलियम जोन्स ने किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्राह्मी लिपि, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने। ये तो आपको पता है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जेम्स प्रिंसेप ने, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो
तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। क्या है? इंडिका। ठीक है, चलिए इंडिका का लेखक कौन था? अब लीजिए, देखिए एक ही टाइप का क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को उलट पुलट कर दिया। इंडिका का लेखक कौन था? तो इंडिका का लेखक कौन था? तो मेगास्थनीज था, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज दूत था। मेगास्थनीज दूत था, किसका दूत था? 2017 बीपीएससी में पूछा हुआ है। तो मेगास्थनीज किसका दूत था? सेल्यूकस का। ठीक है, किसका? सेल्यूकस निकेटर का। ठीक है, तो ये चीज़ याद। अंतिम मौर्य सम्राट, क्या पूछा? अंतिम मौर्य सम्राट था। तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ। इस चीज़ को याद रखना। तो इसी को जो है ना पुष्यमित्र शुंग, इसका जो सेनापति था ना पुष्यमित्र शुंग, उसने हत्या कर दिया था बृहद्रथ की। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बृहद्रथ था अंतिम मौर्य सम्राट। चलिए प्रथम मौर्य सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, स्थापना जिन्होंने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन है? तो कौन सा अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम का उपलब्धि का वर्णन? तो किसमें? जूनागढ़ में। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख में। तो ये कहाँ पे? जूनागढ़, गुजरात में। ठीक है, ये याद रखिएगा, तो क्वेश्चन पूछ लेता है। सबसे प्राचीन संस्कृत अभिलेख है जूनागढ़ का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? मतलब जैन धर्म से काफ़ी लगाव था। 2008 बीपीएससी में पूछा, तो किन का था जैन धर्म से भारी लगाव? तो राजा खारवेल का था। किसका? राजा खारवेल। खारवेल कौन था? चंदेल वंशीय था। कौन? चंदेल वंशी, जिसको चेदी वंश भी बोलते हैं। ठीक है, चंदेल वंशीय लिख देते हैं आपको, चंदेल वंशीय से वंश से जुड़े हुए थे, चंदेल वंशीय थे, जिसको चेदी वंश भी बोलते हैं। ठीक है, भारी झुकाव था जैन धर्म के प्रति। चलिए कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, क्या पूछ रहा है? कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, 2016 बीपीएससी में पूछा जा चुका। तो कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? किस वंश से था? तो देखिए चेदी वंश तभी तो जस्ट बताइए आपको। ठीक है, इसी को महामेघवाहन वंश भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, संस्थापक था महामेघवाहन। ठीक है, चेदी वंश का, तो इसीलिए महामेघवाहन वंश भी बोलते हैं और चेदी वंश भी बोलते हैं, तो ये दोनों बोलते हैं। ठीक है, तो इसका कौन रहेगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, तो ऑप्शन ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इतनी बार, बहुत बार पूछा जा चुका है, 2015 बीपीएससी में पूछा है, तो आपको ऑलरेडी पता होगा। तो प्राचीन भारत का नेपोलियन किसको बोलते हैं? तो समुद्रगुप्त को बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको। समुद्रगुप्त का किससे, कौन से अभिलेख से जुड़ा हुआ? प्रयाग प्रशस्ति से। ठीक है, तो याद रखिएगा, कौन सा? प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति लिखा किसने था? हरिसेन ने लिखा था। ठीक है, उसका दरबारी कवि था। समुद्रगुप्त जिसने हुनों को पराजित किया था, क्या सॉरी गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, 2011 के क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा। तो हुनों को किसने, कौन से गुप्त सम्राट ने पराजित किया था? तो किसने? स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए किस प्रकार की भूमि को बोल रहा है, किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? 2016 बीपीएससी में पूछा, अपरहत बोला पूछा, कहा जाता था किस प्रकार की भूमि को? तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहत बोला जाता था, तो ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री सुंग यून, क्या बोल रहा है? चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा की थी, 2016 बीपीएससी में पूछा, सुंग यून ने भारत की यात्रा कब की थी? तो सुंग यून ने भारत की यात्रा की थी 515 से लेकर के 520 ईस्वी, बोला जाता है 518 ईस्वी में इन्होंने भारत की यात्रा की थी। तो किसके अंदर आ रहा? 515 से 520, ऑप्शन ए। 3 साल तक भारत में रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? अब पूछ रहा है ये हर्षवर्धन के टाइम का, हर्षवर्धन के साथ में चीनी यात्री पूछ रहा है भारत की यात्रा की थी। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका, आप लोग को पता भी है, बहुत सारे एग्जाम में। तो किसके टाइम में? हर्षवर्धन काल में। कौन आया था? तो वेनसांग आया था। कौन आया था? वेनसांग, ऑप्शन बी। ठीक है, चीनी यात्री था, इसकी पुस्तक भी थी सीयू की, याद रखिएगा। इसकी यात्रा वृत्तांत है सीयू की, पूछा जाता है सीयू की किसकी यात्रा वृत्तांत है? वेनसांग का। ठीक है, फायान भी आया था। ठीक है, फायान चीनी यात्री था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, तो याद रखिएगा। ठीक है, चीनी यात्री था। इस सिंह क्या था? इस सिंह भी एक चीनी यात्री था। तारानाथ क्या था? तारानाथ ये तिब्बती था, तिब्बती लेखक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? क्वेश्चन पूछ रहा है कलहन की पुस्तक का नाम क्या है, 2011 में पूछा है। तो कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो राजतरंगिणी, ऑप्शन डी। ठीक है, ये कश्मीर के इतिहास को वर्णन करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसने? चाणक्य ने लिखा। इंडिका, इंडिका किसने लिखा? मेगास्थनीज ने। पुराण, पुराण आपको पता है हिंदुओं का होली बुक है। ठीक है, पवित्र बुक है। चलिए, उदंतपुरी शिक्षा केंद्र, उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? 2016 क्वेश्चन पूछा हुआ, उदंतपुरी किस राज्य में था? तो बिहार में था। कहाँ पे? बिहार में, ऑप्शन बी। ठीक है, उदंतपुरी ये पाल शासक गोपाल ने बनवाया था, पाल शासक गोपाल ने बनवाया था उदंतपुरी शिक्षा केंद्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन कर्नाट वंश कौन सा है? कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? 2016 में पूछा है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था 2016 बीपीएससी में? तो किसने किया था कर्नाटक? ज्ञानदेव, ऑप्शन ए। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ थी कर्नाट वंश की? तो याद रखिएगा सिमरावगढ़, लिख देते हैं सिमरावगढ़। ठीक है, सिमरावगढ़। ठीक है, इसकी राजधानी थी किसने? कर्नाट वंश का।
तो याद रखिएगा ये कर्नाट वंश को मिथिला का स्वर्णयुग बोला जाता है, मिथिला का स्वर्णयुग बोला जाता है कर्नाट वंश को, ठीक है, स्वर्णयुग, मिथिला का स्वर्णयुग था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हरि सिंह देव था। कौन था? पूरा नाम क्या था? हरि सिंह देव, याद रखिएगा, ठीक है, कर्नाट वंश। चलिए किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? अछूत की अवधारणा कब स्पष्ट हुई थी? तो ये धर्मशास्त्र के समय में, ठीक है, ऑप्शन डी, धर्मशास्त्र में जो आप 4 वर्ण बोलते हो ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यही की बात कर रहा है धर्मशास्त्र के समय में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा, पूछ रहा है कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? तो कहाँ पे हुई थी कनिष्क के शासन में? तो कश्मीर में हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था, ये याद रखिएगा। चौथा बौद्ध संगीति हुआ था कनिष्क के टाइम में, ठीक है। तो उसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेता है, कौन थे? वसुमित्र। उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, ठीक है, इन चीज़ों को। तो यहाँ पे ऑप्शन में पाटलिपुत्र देख रहा है, पाटलिपुत्र में तीसरा हुआ था क्या? बौद्ध संगीति, ठीक है, अशोक के टाइम में। तो इन चीज़ों को भी आपको याद रखना। ये ऑप्शन में देखिए, इस यहाँ पे राजगिरी भी दे रखा है, तो राजगिर में पहला हुआ था, आपको पता होना चाहिए, राजगिर में पहला हुआ था, ठीक है, अजात शत्रु के टाइम में। किसके टाइम में? अजात शत्रु के टाइम में, ठीक है। महाकश्यप थे इसके, कौन? राजगिर में पहला था महाकश्यप, इसके अध्यक्ष थे। अब पाटलिपुत्र में अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीस थे, ठीक है। ये चीज़ को दिमाग में रखना, इन सब चीज़ों को क्वेश्चन पूछता है। और सेकंड कहाँ हुआ था? सेकंड हुआ था कहाँ पे? वैशाली में। कौन थे? वैशाली में। इन चीज़ों को याद रखना, सेकंड वैशाली में हुआ था। आचार्य सावक मीर थे अध्यक्ष, ठीक है। और राजा कौन था? कालाशोक के टाइम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। अब लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया फिर से, पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो राजगिरी में, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है। कब? 483 ईस्वी पूर्व में, ठीक है, 483 ईस्वी पूर्व में। बाकी चीज़ आपको ऑलरेडी पहले बता चुके हैं, तो चारों बौद्ध संगीति को लेकर के, ठीक है। तो पहला कहाँ था? राजगिर में, 483 ईस्वी पूर्व में। चलिए स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मिलान कीजिए। जन्म कहाँ हुआ था? बौद्ध, कहने का मतलब बुद्ध के जीवन को लेकर के स्तंभ में मिलान करना। तो जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ठीक है, लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पे? ये भी याद रखिएगा, नेपाल में, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिए। प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे इन्होंने? तो सारनाथ में दिए थे, ठीक है। निधन कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में दिए थे। कुशीनगर कहाँ पे है? यूपी में है। बोधगया कहाँ पे है? बिहार में, ठीक है, ये याद रखिएगा, बिहार में। सारनाथ कहाँ पे है? ये यूपी में, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी याद। तो ऑप्शन आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन हो गया कौन सा? सी, 3 2 1 4, 3 2 1 4, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया। बोधगया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया? क्वेश्चन पूछा हुआ है, कहाँ बनाया? 2002 में, ठीक है। तो कहाँ बनाया गया महाबोधि मंदिर? गौतम बुद्ध को जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो किस राजा के युग में एक देवता का स्थान प्राप्त होता? किसको? गौतम बुद्ध को, ठीक है। 2002 का बीपीएससी का क्वेश्चन है। तो कब हुआ था? तो कनिष्क के टाइम में, राजा कनिष्क के टाइम में, ठीक है। और कनिष्क के टाइम में आपको पता, ऑलरेडी पता, चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक है, बौद्ध संगीति हुई थी। और यही चौथी बौद्ध संगीति में क्या हुआ था? तो जो कश्मीर में हुआ था चौथी बौद्ध संगीति, हीनयान और महायान 2 भागों में विभक्त हो गया था। कौन? तो बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म 2 भाग में, हीनयान और महायान 2 भागों में विभक्त हो गया था, हीनयान और महायान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसापुर 6ठी सदी में, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ईसापुर 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था तो कहाँ थी? तो वैशाली में थी। कहाँ पे? वैशाली में, ऑप्शन ए, ठीक है। 16 महाजनपद थे, इन चीज़ों को दिमाग में रखना, 16 महाजनपद के बारे में और उसकी राजधानी अवश्य याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है। आप पूछ सकते 16 महाजनपदों की सूची कहाँ उपलब्ध है? 2004 के बीपीएससी में पूछा हुआ है। तो 16 महाजनपद कहाँ? अंगुत्तर निकाय में। कहाँ पे? अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन बी। एक और चीज़ याद रखिएगा, 16 महाजनपदों में, ठीक है, अंगुत्तर निकाय तो है, ठीक है। जैन, ये तो अंगुत्तर निकाय क्या थे? बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ किताब है, ठीक है। एक जैन धर्म की किताब है, जैन धर्म के बुक में भी, ठीक है। जैन धर्म की बुक कौन है? भगवती वर्मा, क्या है? भगवती सूत्र जिसको बोलते हैं, सॉरी, भगवती सूत्र, ठीक है। भगवती सूत्र में भी ये 16 महाजनपदों की चर्चा करते हैं, और ठीक है, अब बौद्ध धर्म के बुक में भी, अंगुत्तर निकाय में भी 16 महाजनपदों की चर्चा होती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन हो गया बी। चलिए एक और बात है, इस चीज़ को लेकर याद रखिए, 16 महाजनपदों में एकमात्र जनपद था, कौन था? अस्मक, जो कि याद रखिएगा, जो भारत के कहाँ पे? दक्षिण भारत से जुड़ा हुआ था, ठीक है। दक्षिण भारत एकमात्र जनपद था जो दक्षिण भारत से था, ठीक है। बाकी सब के सब उत्तर भारत से थे, ठीक है। चलिए
नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कब, 1999 में पूछा हुआ है, ठीक है, बीपीएससी में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक के टाइम हुआ था, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? क्यों लागू की गई थी? तो सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए वक्तव्यों में कथन एक और दूसरा कथन बी दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना। कथन एक क्या बोल रहा है? 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था, एकदम सही बात है। कारण में आर्म क्या, महाविहार को राजकीय प्रसिद्ध मिलना बंद हो गया था, तो एकदम सही बात है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या बोल रहा है, अब इसमें देखना है कि क्या चीज़ है, कि ए दे रखा है, दोनों ए और बी सही हैं, आर ए की सही व्याख्या, तो नहीं, ये गलत हो गया, ठीक है। दोनों ए और बी सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, यही सही है, ऑप्शन बी। दोनों बात सही है, ठीक है, लेकिन उसकी व्याख्या सही नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम मगध समाज का उत्कर्ष बोल रहा है, प्रथम मगध समाज का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में, ठीक है, तो 6ठी शताब्दी में राजा बिंबिसार हर्यक वंश से थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी थी कौन सी? तो देखिए पाटलिपुत्र भी थी और गिरिब्रज राजगिरी भी थी। यहाँ पे क्वेश्चन प्रथम होना चाहिए, ठीक है, प्रथम। वैसे देखा जाए तो प्रथम 2005 में था ही नहीं ऑप्शन ही, तो प्रथम था कहाँ पे? राजगिरी गिरिब्रज में, ठीक है। और गिरिब्रज से उठ करके तब कहाँ गया? पाटलिपुत्र गया था, ठीक है, तो याद रखिएगा प्रथम था। स्थापना पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी, ठीक है, याद रखिए। तो प्रथम होगा किसमें? गिरिब्रज राजगिरी। प्राचीन महाजनपद, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो अब ये आ गया, प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो प्रथम राजधानी थी कौन थी? गिरिब्रज थी। ऑप्शन में दे ही नहीं रखा है, तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई। तो था कौन सा? गिरिब्रज, अभी आपको जस्ट पता है, गिरिब्रज, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के पश्चात किस वंश की क्या बोलते हैं, नंद वंश के पश्चात किस राजवंश ने शासन किया था? तो किसने? मौर्य ने कहा था, चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से नंद वंश के राजा को हरा करके कौन सा? नंद वंश की स्थापना किया था। चलिए, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन सा है? तो कौन सा है? तो किसमें हुआ है? तो विशाख दत्त की पुस्तक में, ठीक है। विशाख दत्त की पुस्तक कौन से है? मुद्रा राक्षस, याद रखिएगा, मुद्रा राक्षस में, ठीक है, किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन हुआ है, ठीक है। और जिसमें मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को कुलहीन बोलता है, क्या बोला जाता है? कुलहीन, किसी कुल का नहीं है, कुलहीन, ठीक है। और वृषल बोला जाता था, क्या? वृषल। क्वेश्चन पूछ सकता है, जितना हो सके पॉसिबल हम बताते हुए चल रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो घनानंद, ठीक है, नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना हुआ था? तो किसका बना हुआ था? तो लकड़ी का बना हुआ था। यह अभी कोमड़ार में आप लोग देख सके, ठीक है, अभी इसका पार्क बना हुआ है देखने के लिए, दार्शनिक पार्क। अब अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? शिवाजी ने किया था, ऑप्शन डी, ये याद रखिएगा, अष्टप्रधान का शिवाजी ने किया था, ठीक है। 8 इसमें पार्ट थे, ठीक है। पेशवा था, नाम सुन लीजिए, पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडितरा और न्यायाधीश, ये 8 पार्ट थे अष्टप्रधान का, ठीक है, शिवाजी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने, क्या पूछ रहा है, किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? दक्कन में भी विजय प्राप्त किया था, कौन सा मौर्य शासक था? तो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त दे रखा है इसमें, चंद्रगुप्त, ये कौन सा होगा? मौर्य राजा पूछ रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, तो चंद्रगुप्त मौर्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। तो चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, किस अभिलेख से पता चलता? तो चंद्रगुप्त का पश्चिम, तो रुद्रदामन शिलालेख से, किससे? रुद्रदामन शिलालेख से, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य से सम्मिलित नहीं था? अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित इसमें से कौन सा नहीं था? तो श्रीलंका नहीं था। आपको पता अपनी बेटी को यहाँ पे भेजा था, बेटा और बेटी को श्रीलंका में, तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, तो श्रीलंका में नहीं था, बाकी सब जगह था। कलिंग को जीता ही था, अफगानिस्तान और बिहार ऑलरेडी था, ठीक है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ये पूछ रहा, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा कहाँ पे? तो पाटलिपुत्र में, ठीक है, ऑप्शन बी। तो ये चीज़ याद रखना, तो बौद्ध सभा कहाँ पे आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में। यहाँ पे कौन सा हुआ था? तृतीय बौद्ध सभा हुआ था, ठीक है। इसके अध्यक्षा कौन के थे?
मोगलीपुत्तिस किया था, मोगलीपुत्तिस, ठीक है, इन्होंने अध्यक्षता की थी पाटलिपुत्र में, ठीक है, ये याद रखिए 251 ईस्वी पूर्व, ठीक है। बाकी चारों के बारे में, चार बौद्ध संगति के बारे में ऑलरेडी हमको आप स्टार्टिंग में ही बता दिए आपको, ठीक है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा, अशोक का शिलालेख जो लिखवाएगा उसमें प्रयुक्त भाषा कौन सा, तो कौन सी भाषा, तो प्राकृत भाषा, ठीक है, ये याद रखिएगा। अशोक के शिलालेख, देखिए सबसे पहली बात तो अभिलेख थी, बहुत सारे अभिलेख लिखवाए इन्होंने, इन अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया, ठीक है, 3 टाइप के, तो एक है शिलालेख, ठीक है, शिलालेख है, दूसरा कौन सा है, स्तंभ लेख, ठीक है, स्तंभ लेख है, और तीसरा कौन सा, गुहा लेख, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो शिलालेख जो है ना, यहाँ पूछ रहा शिलालेख, तो 14 शिलालेख थे मिले, ठीक है, 14 शिलालेख, जो कि किसमें, तो अधिकतर प्राकृत भाषा में, बाकी अन्य सभी भाषा में भी है, ठीक है, तो लेकिन अधिकतर प्राकृत भाषा में, प्रयुक्त भाषा कौन सा था, तो प्राकृत भाषा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से, क्या पूछ रहा है, दाहिने से बाईं की तरफ और लिखी जाती है, तो कौन सी भाषा लिखी बाईं और लिखी जाती है 2017 का, ठीक है, दाहिने से बाईं और कौन सी लिखी जाती है, तो कौन सी लिखी जाती है, तो खरोष्टी लिखी जाती है, ऑप्शन सी, 2017 के बीपीएससी का क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा दाहिने से बाईं और लिखी जाती है कौन सी, खरोष्टी भाषा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या, अशोक के धम्म का मूल संदेश है क्या, तो अशोक के धम्म का, ये राजा के प्रति वफादारी नहीं था, शांति एवं अहिंसा, एकदम सही बात है, बड़ों का सम्मान, एकदम सही बात, धार्मिक सहनशीलता, एकदम सही बात है, तो कौन हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक, तो कौन हो गया, ऑप्शन ई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केवल वास्तव जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, तो कौन सा था इसमें, कौन सा वास्तव नहीं होगा, ये स्तंभ होगा, केवल वह स्तंभ, सॉरी स्तंभ होगा ये, ठीक है, स्तंभ जिसमें क्या बोलता है, अशोक ने स्वयं को सम्राट बताया, तो किस स्तंभ में बताया, तो भाब्रू स्तंभ में, उसमें भाब्रू स्तंभ में, ठीक है। चलिए, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं, शिलालेख जो लिखवा है उसमें अधिकतर किस नाम से जाना जाता है, तो उसको बुलाता है प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है अशोक को, ठीक है, तो याद रखिए ऑप्शन बी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया, तो किस पर डाला गया, तो राजनीतिक नीतियों पर डाला गया, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है, तो पूछ रहा है अर्थशास्त्र है ना किस विषय पर आधारित है, तो आपको पता है ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, कौन, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया, तो मेगास्थनीज भारतीय समाज की श्रेणी को कितने भागों में विभाजित किया, तो 7 भागों में, ऑप्शन डी। तो ये याद रखिएगा 7 श्रेणी कौन कौन सी है, तो ये याद रखिएगा, दार्शनिक, एक था दार्शनिक, ठीक है, दूसरा कृषक, दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, ठीक है, पशुपालक, कारीगर, ठीक है, कारीगर, योद्धा, ठीक है, निरीक्षक और सभासद, निरीक्षक और सभासद, ठीक है, तो ये सब थे, तो दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद, ठीक है, तो ये थे 7, किसने, मेगास्थनीज ने बांटा था भारतीय समाज को 7 भागों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया, तो किसमें किया गया, विशेष रूप से उल्लेख किसमें किया गया, मेगास्थनीज की पुस्तक किसमें, इंडिका में, अभी जस्ट आपको बताएं, तो 7 कौन कौन थे, पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी किसने लिखी है, 2018 बीपीएससी में पूछा, तो किसने लिखी है, तो इनमें से किसी ने नहीं लिखा, ठीक है, तो लिखा किसने है, अनाम नाविक, जिसका नाम अभी तक पता नहीं, अलेक्जेंड्रिया का नाविक था कोई जो नाव चलाता था, उसके द्वारा लिखा गया था पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, ठीक है, इनमें से कोई नहीं था क्योंकि उस किताब पर नाम लिखा ही नहीं हुआ। चलिए, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन इस उपलब्ध है कहाँ से, तो कहाँ पे है, इंडिका, पुस्तक किस में है, इंडिका में, ठीक है, और इंडिका लिखा कौन है, तो मेगास्थनीज लिखा, ठीक है, आपको पता हो मेगास्थनीज ने लिखा, ठीक है, अर्थशास्त्र किसने लिखा, तो कौटिल्य ने लिखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई, तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया कौन, तो इस ऑप्शन के हिसाब से देखिए, ऑप्शन के हिसाब से तो वैसे तो बनाया है सर्वप्रथम किसने, उदयन ने, ठीक है, उदयन ने बनाया था, हर्यक वंश का राजा था, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से इसमें कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, ये कनिष्क बाद में आता, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक महान और चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था, ठीक है, ऑप्शन का, वैसे यदि ऑप्शन में रियली में पूछा जाए तो उदयन नहीं बनाया था, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से चंद्रगुप्त मौर्य। इनमें से किसने सर्वप्रथम, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया, तो स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन सबसे पहले किसने किया, तो बीमा कदफिसेस ने, किसने, बीमा कदफिसेस, और ये कौन था, कुषाण वंश का संस्थापक था,
कौन था? कुषाण वंश का संस्थापक था, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कला की गांधार शैली, कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली, तो किस टाइम में फला फूला था गांधार शैली? तो कुषाणों के टाइम में, ऑप्शन ए। ठीक है, कुषाणों के टाइम में गांधार, कुषाणों के टाइम में मथुरा शैली और गांधार शैली दोनों, मथुरा शैली और गांधार शैली दोनों फला फूला था। गांधार शैली एक्चुअली किससे कनेक्टेड? तो यूनानी प्रभाव से प्रभावित था, यूनानी कला से प्रभावित था कौन? गांधार शैली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? तो आपको पता होगा कौन सा? कनिष्क, ऑप्शन सी। ठीक है, याद रखिए ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था। ठीक है, तो ये उस समय कश्मीर में कनिष्क के टाइम में हुआ था। तो उस समय अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र अध्यक्ष थे। ठीक है, याद रखिएगा। अशोक के टाइम में थर्ड हुआ था। ठीक है, पाटलिपुत्र में, तो ये चीज़ करिए। अजात शत्रु के टाइम में पहला हुआ था राजगिरी में। ठीक है, काला अशोक के टाइम में सेकेंड वाला हुआ था। ठीक है, तो सेकेंड, अजात शत्रु के टाइम में फर्स्ट, अशोक के टाइम में थर्ड, ठीक है, कनिष्क के टाइम में फोर्थ। ठीक है, चारों का चारों आपको आंसर मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो कर्ण वंश ने। कौन सा? कर्ण वंश, ऑप्शन सी। संस्थापक कौन था इसका? तो वसुदेव था। कौन था? वसुदेव कर्ण वंश का संस्थापक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा हुआ? तो राजा खारवेल सबसे पहली बात आपको तो पता है, ये चेदी वंश का था। ठीक है, चंदेलीय वंश आपको पहले बता चुके, चेदी वंश का था। ठीक है, तो राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा हुआ है? तो हाथी गुफा लेख से जुड़ा हुआ। किससे? हाथी गुफा लेख से, ऑप्शन सी। नगरों का पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगरों का पतन किस काल के महत्वपूर्ण? तो गुप्त काल की। ठीक है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह, क्या पूछ रहा है, कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? उत्तर भारतीय व्यापार के लिए कौन सा बंदरगाह उपयोग किया जाता था? तो कौन सा उपयोग किया जाता था उत्तर के लिए? तो एक याद रखिएगा, कैम्बे भी किया जाता था, और दूसरा कौन सा? कैम्बे के साथ साथ तो कल्याण भी किया जाता था। ये भी उत्तर भारतीय था, उत्तर में था, ये भी उत्तर में था। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ऑप्शन क्या होगा? दो आंसर हो गया। ठीक है, ये देखिए ताम्रलिप्ति, ये बंगाल में था। ताम्रलिप्ति बंदरगाह बंगाल में था। भरोच कहाँ पे था? ये पश्चिम भारत में था। ठीक है, तो उत्तर में कल्याण और कैम्बे था। तो आंसर 1 से 2 हो गए। ठीक है, तो उपयुक्त में से कौन सा आंसर हो जाएगा? उपयुक्त में से 1 से अधिक, ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस शासक वंश में मंदिरों में ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में मिला? तो दान में किसके टाइम में मिला था? किसमें? गुप्त वंश के शासकों में, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो भूमि राजस्व की दर क्या था? उपज का 6वां भाग। ठीक है, 1/6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक है? तो भागवत संप्रदाय जिसमें भगवान विष्णु की पूजा होती है। ठीक है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन सबसे अधिक है? तो किसकी देन है? तो गुप्त की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किसने पहली बार व्याख्या की कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने का प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता? तो किसने बोला था? तो आर्यभट्ट ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो कौन जाने जाते हैं इसमें से? तो कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। सुश्रुत क्या थे? सुश्रुत थे क्या चीज़? ये शल्य क्रिया के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? शल्य क्रिया के लिए। ठीक है, सौमिल क्या थे? नाटककार थे, याद रखिएगा। शूद्रक भी नाटककार थे, ये दोनों नाटककार थे। ठीक है, और शौनक क्या था? शौनक ये ऋषि थे। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया? कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन ई हो गया, ऑप्शन कोई नहीं। 103 में चीनी यात्री कौन सा? ह्वेनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा उस समय प्रसिद्ध था कौन? मथुरा, ऑप्शन बी। कविबान निवासी थे। अब क्वेश्चन पूछ रहा कविबान निवासी थे, बान तो था नहीं, इसका देखिए नाम छोटा कर दिया, बानभट्ट बोलते हैं, बानभट्ट। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा चुका 1996 में, नाम छोटा करके पूछ लिया था। ठीक है, बानभट्ट निवासी कहाँ के थे? तो बानभट्ट निवासी कहाँ थे? पाटलिपुत्र के, ऑप्शन ए। ठीक है, और बानभट्ट की पुस्तक का नाम आपको पता है? हर्षचरित्र, नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है इससे। हर्षचरित्र और कादम्बरी। ठीक है, हर्षचरित्र और कादम्बरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी यात्री इस सिंह ने बिहार का भ्रमण किया, कब किया था? इस सिंह ने बिहार का भ्रमण तो कब किया था? उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो किया कब से कब तक? 675 ईस्वी से लेकर के और 650 ईस्वी तक किया था इन्होंने। ठीक है, एक्चुअली भ्रमण, तो ये याद रखिएगा। फिर तो ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान, क्या क्वेश्चन रहा है? प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो किसके टाइम में क्या था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम, तो ऑप्शन बी याद रखिएगा, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे?
तो कौन थे? कुमारगुप्त थे। कौन थे? कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त। वैसे कुमारगुप्त प्रथम बोलते हैं इसको अपने, ठीक है, कुमारगुप्त। ठीक है, 415 ईस्वी से लेकर के 455 ईस्वी तक के दौर में बनवाए थे ये नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था किससे? तो जावा और सुमात्रा से था। ठीक है, जावा और सुमात्रा। चलिए, सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की? उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना किया था। तो किसने बोला था? तो बालपुत्र देव ने, ऑप्शन सी। याद रखिए, कौन सा? बालपुत्र देव, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण कौन था? खिलजी, कुषाण, सिथियंस और मुगल। कौन थे? तो ए, ऑप्शन ए, खिलजी थे। तो खिलजी में कौन? नाम क्या था? बख्तियार खिलजी। किस डायनेस्टी? दिल्ली सल्तनत के दौर का था। ठीक है, तो खिलजी था। कौन? बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट, खजुराहो मंदिर स्थापित के निर्माण में सहयोगी थे। तो खजुराहो मंदिर के निर्माण कौन? चंदेल राजा। आइए, खजुराहो मंदिर है कहाँ पे? याद रखिए, मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश के छतरपुर में। याद रखिए, क्वेश्चन पूछ लेता है बार बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक थे। तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक कौन था? तो कौन था? धर्मपाल। ठीक है, पाल वंश का शासक था धर्मपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में, क्या बोल रहा है? नहीं हुआ। संगम साहित्य में किसका उल्लेख नहीं हुआ? तो कदम्ब का उल्लेख नहीं हुआ। बाकी चेर, चोल और पांड्या का संगम साहित्य में हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संगम युग में क्या पूछ रहा है? संगम युग में उरेयूर, क्या पूछ रहा है? उरेयूर किसके लिए व्याख्यात था? तो किसके लिए व्याख्यात था? तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, इसलिए विख्यात था। ठीक है, ऑप्शन बी। मुद्रा राक्षस का उल्लेख निम्न में से कौन है? मुद्रा राक्षस का उल्लेख निम्न में से कौन है? तो मुद्रा राक्षस आपको पता है, विशाख दत्त द्वारा लिखित पुस्तक है। ठीक है, चलिए पृथ्वी, अब क्या पूछ रहा है? पृथ्वीराज रासो। क्वेश्चन क्या है? पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। तो पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो चंद्रबरदाई। ठीक है, ऑप्शन डी। आप क्या? स्वप्नवासव दत्ता। क्या है? स्वप्नवासव दत्ता के लेखक कौन है? स्वप्नवासव दत्ता के लेखक कौन है? भास, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो पूछा कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो आपको पता कुमार संभव किसने लिखा? तो कालिदास जी ने लिखे। ठीक है, बाणभट्ट की कौन सी पुस्तक है? आपको पता है कादम्बरी है। चंद्रबरदाई की आपका पहले ऑलरेडी पता है पृथ्वीराज रासो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो कौन सा स्रोत? तो मिलिंद पन्हो, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? तो हर्षचरित नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो हर्षचरित लिखा गया किसके? बाणभट्ट के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा बाणभट्ट हर्षचरित। ठीक है, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चोल काल ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, ग्राम पंचायत के लिए, ऑप्शन ए। और कौन सा मध्यकालीन भारत, क्वेश्चन क्या है? कौन सा मध्यकालीन भारतीय समाज व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? स्थानीय स्वशासन के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो चोल वंश। ठीक है, कौन सा? चोल वंश, ऑप्शन बी। और लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? तो 2017 का बीपीएससी का क्वेश्चन है। तो आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? तो गोपुरम कहलाते थे। क्या? ऑप्शन बी, गोपुरम। ठीक है, ये थे टोटल आपके प्राचीन भारत के इतिहास से बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, यही क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते हैं, तो प्लीज़ करके चैनल को बार बार एक बार वीडियो को देख लिया कीजिए। ठीक है, आई होप ये आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।